अगर आप सब भी होते बीमार तो देखिए डॉक्टर साहब ने यानी कि डॉक्टर बीआरसी ने एक अलग तरीके से इस बार जो है लोगों को बताया कि आप बीमार क्यों होते हैं और पहला थॉट क्या आता है आपको। इसीलिए डॉक्टर साहब ने खुद वो ड्रामा एक नाटक के ज़रिए जो है बताया कैसे जो है बीमारी हम तक आती है और जो है ये बीमारियाँ फैलती हैं और हम बहुत सारे उपाय ढूँढते हैं, जबकि हमारे घर में ही ऐसी चीज़ें हैं जिससे ज़रिए आप खुद को ठीक कर सकते हैं। बेटा टाइम करीब 11:15 से 11:30 के बीच में हो रहा है। अरे चाचा लेकिन एक बात बताओ, अगर रात में समय पूछ तो फिर क्या करते? रात में समय पूछोगे तो मैं इस घड़ी से बता दूंगा। तो यहाँ पे आपने बेटे की जो सवाल है वो आपने देखा, इसको पूछेगा। और चाचा का जो इंटेंशन, चाचा का जो मकसद है वो भी आपने देखा। इनका मकसद था सिर्फ टाइम जानना, लेकिन चाचा का जो मकसद था वो अपनी हुनर बताना। दोनों के दो अलग अलग मकसद थे, है ना। तो जब मकसद अलग अलग हो जाते हैं तो ही दिक्कत आती है। यहाँ तो अगर हार्मलेस था, बेटे को ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आज की तारीख में ऐसे मॉडर्न चाचा हैं बहुत सारे जो अपने इंटेंशन की वजह से, अपनी हुनर दिखाने की वजह से बहुत सारा नुकसान कर देते हैं। एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है उसका मकसद होता है ठीक होना, लेकिन एक डॉक्टर जब पेशेंट को देखता है क्या उसका मकसद होता है ठीक करना? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। लोग डॉक्टर साहब के पास आते हैं उस इलाज का हल ढूंढने कि वो कैसे ठीक हो सकते हैं, बट यहाँ से वो ठीक होकर जाते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उसका जुगाड़ू अगर कोई हो सकता है तो वो है डॉक्टर बीआरसी, क्योंकि इनकी जो दवाइयाँ नहीं कहूँगी, क्योंकि ये जो ज़्यादातर जो है नीम प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि अगर आप नीम का इस्तेमाल किस तरीके से अपनी जीवन शैली में करें तो आधे से ज़्यादा बीमारियों को आप जड़ से मिटा सकते हैं। उसके अलावा बात की जाए तो डॉक्टर साहब की डीओपी डाइट जो है कई लोगों को ठीक किया, जैसे थायराइड, ब्लड शुगर, और बात करें बीपी और इन सब चीज़ों को जिस तरीके से जो है डॉक्टर साहब की टीम ने लोगों को ठीक किया है, काबिले तारीफ़ है। क्योंकि ऐसे रिज़ल्ट्स मैंने बहुत कम देखे हैं अपनी जीवन शैली में कि जो लोग गए हैं और उस बीमारी को ठीक कर आए हैं। डॉक्टर बीआरसी की जो चीज़ें हैं और वो जिस तरीके से बताते हैं वो सच में लोगों को ठीक करती है। उन्होंने इसका जो भी चार्ट दिया था वो सब फॉलो देख के लगभग मैंने बात की वहाँ से डॉक्टर से, तो फिर उन्होंने भी मुझे यानी यही आंसर दिया कि आपको लाइफ लॉन्ग बेटी को इंसुलिन पे रखना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा कि देखो अभी छोटी है, डाइट फॉलो करेंगे क्या पता छूट जाए। बोली नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आपको लाइफ लॉन्ग इसको लेना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, इसकी जो नाइट की जो बोलते हैं डोज वो कभी भी नहीं मिस होनी चाहिए। तो ये करते करते हमने हमारी फैमिली ने अपना ही लिया लगभग कि भाई ऐसा नहीं करना पड़ेगा, जैसे भी है वो इस पे मेहनत करते हैं डाइट पे, या फिर जो भी इसकी यानी कम हो जाए यूनिट, ऐसे करते करते फिर मैं एक बीच में बात बोल गया। जो ये एडमिट थी, जब मेरे एक फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड, उन्होंने डॉक्टर बीआरसी सर की यानी वीडियो भेजी तो मैं उनको देखने लगा। ऐसी रात रात भर इनकी वीडियो मैंने खूब देखी, लेकिन फिर मेरे मन में भी देखो ये आया कि भाई क्या पता जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं इनका भी ऐसा कुछ हो। देखो मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा ही कुछ हो, वहां जाए और हो कुछ और बातें कुछ हो। ऐसे करते करते फिर भी मैं डरता रहा कि भाई कभी ऐसे जाएं और मेरे को रिस्पॉन्स ऐसा ही मिले जो 2-3 डॉक्टर से मिला है। ऐसे करते करते मैंने इसको फॉलो करता रहा। मैं 15 दिन के बाद फिर मैंने डॉक्टर साहब की यानी जो टाइम के अकॉर्डिंग इसको डाइट देना शुरू किया कि भाई ऐसे करना है, टाइम पे करना है। लेकिन कुछ चीजें मिस भी की मैंने, जो यानी बाद में कैंप ज्वाइन करने के बाद कि वो उसमें मिस करता रहा। लेकिन मैं आपको सभी को ये बताना चाहता हूँ कि भाई जो 4 टाइम इसको मैं इंसुलिन देता रहा, उसमें एक टाइम मेरा खुद का डिसीजन था बिकॉज ऑफ बीआरसी सर डाइट। डेली डाइट जो मैंने फॉलो कर रहा था, तो एक जो यूनिट यानी 4 यूनिट मैं इसको रात को 8 बजे देता था, वो मैं खुद बंद कर दिया 15 दिन पहले। उसके बाद मैं कैंप ज्वाइन किया क्योंकि इसकी छुट्टियां थी जून की, तो मैं छुट्टियों में अच्छे से डाइट फॉलो कर लेंगे इस करके। और छुट्टियों से पहले मैं फिर कैंप में गया मेरठ। तो मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ, मैं यानी उस दिन सपना ही था मेरे लिए। पहले ही दिन इसको कोई भी यूनिट नहीं दी और मैं और मेरी बेटी बगैर बन के उठ रहे थे, बगैर बन के उठ रहे थे तरीके से। दोनों के दोनों वीडियो कॉल पे मदर्स को, इसकी मदर को बताया, मेरी मदर को बताया, सबको बताया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, आज 1.5 महीना हो गया है, लगभग 2 महीने।
तो हम पंख से उड़ रहे हैं और ये हमारा सपना जो एक बुरा हुआ था वो सच हो गया, अच्छा सपना। तो थैंक्स टू वीआरसी सर एंड जो डाइट है और टीम है जो भी है, जैसे हमने कैंप में फॉलो किया सभी टीम ने, और 1 महीने के जो कैंप था उसके बाद जो भी टीम थी, डॉक्टर ललिता है, डॉक्टर जो भी मैडम जितने भी थे, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि डीआईबी डाइट इज द बेस्ट डाइट जो है खाने के लिए, वो डीआईबी डाइट ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी को ऐड करना चाहता हूँ, 2 बच्चे और हैं मेरे, उनको इन बिटवीन जो भी फीवर या फिर खांसी जुकाम जो भी हुआ, मैंने डॉक्टर साहब से वहाँ कैंप में क्वेरी की थी, उनको ही फॉलो करके मैंने ठीक किया। एक सिंगल एलोपैथी शीशी या दवाई गोली कुछ भी नहीं मैंने, ये देखो एक ही है कि इसको बोल सकते हैं हम कि एलोपैथी 0 है और डीआईबी डाइट है जो वो बेस्ट है। थैंक यू सर। दीपक गुप्ता है, मैं यूपी में पढ़ा हूँ। मेरी बेटी 11 साल की जब हो चुकी थी तब डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, और 11 साल तक होने तक आप समझ सकते हैं एलोपैथी में मैंने सारी जगह, सभी डॉक्टर, सभी क्लिनिक, सब जगह हाथ पैर मार लिया। और रिजल्ट हाइपर एक्टिव मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि बंदर की आत्मा, इधर उधर घूमना, शैतानी करना और सब हरकतें आप समझ सकते हैं। इस समय आपके सामने शांति से खड़ी हुई है मेरी बेटी। अगर हम आपको पुराने वीडियोस दिखाएं तो बिल्कुल भी इधर उधर भागना, दौड़ना, घूमना फिरना समझ नहीं आता था कि हम उसको कहाँ ले जाएं, कहीं भी समाज में जाने में, मिलने में, जुलने में बड़ा इंटरेस्ट लगती थी। 1 साल पहले सबसे मेरी मुलाकात हुई, उससे पहले मेरी किस किस से मुलाकात हुई आप समझ सकते हैं। एलोपैथी में सब बुरा हाल हो चुका था, चूंकि परंपरागत तरीके से एलोपैथी में लोगों का जो भरोसा होता ना, तो वही चलता चला रहा था कि वही डॉक्टर सही कर देंगे, दवा ले लेंगे, खा लेंगे, मिलेंगे, ठीक हो जाएंगे। अनाप शनाप पैसे और सब कुछ सारे अस्पतालों में कर डाला, रिजल्ट हाथ में 0। और जब सर से मुलाकात हुई और उन्होंने ट्रीटमेंट बताया, और जब ट्रीटमेंट में दिया क्या, डीआईबी डाइट, मतलब वो सारी चीजें बिल्कुल फ्री हैं, धूप, हरी घास, 0 वोल्ट थेरेपी, वो सब चीजें दे रहे हैं सर, जिससे बच्चा हमारा बिल्कुल फ्री में ठीक हो रहा है। और दिमाग में क्या चलता था कि एलोपैथी में जाएंगे, डॉक्टर सुई लगाएगा या कुछ दवा दे देगा, तो तुरंत बच्चा ठीक हो जाएगा, 1 महीने, 6 महीने, साल में हो जाएगा। इंतजारी करते 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 10 साल बिता लिए। सर से अगर हम मतलब 1 साल के इंप्रूवमेंट के बाद आज ये लगता है कि सर से अगर हम काफी पहले मिले होते तो मेरा बच्चा बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट कवर कर गया होता। मैं आपको अपना हिस्ट्री में केस बताना चाहता हूँ कि आज से करीब 18 से 20 साल पहले सर से मुलाकात हुई थी, एलोपैथी में पूरा भरोसा रहता था। रिजल्ट क्या था, हमारे पिताजी को लीवर खराब हो गया था। लीवर खराब होने के बाद डॉक्टर के पास गए, और एलोपैथी में वही परंपरागत जो आप समझ सकते हैं क्या हुआ कि उन्होंने कम से कम 35-40 लाख रुपए लिया, मेरे पिताजी का पूरा पेट खोल दिया, और साथ में आपको हम दिखाना चाहेंगे पूरा पेट मेरा खोला हुआ है। ये हाल एलोपैथी का है। बरमूठी पैसा दे दो, आप कितना ही पैसा दे दो, वहां आपके पास 50 लाख हो, 50 करोड़ हो, कोई दिक्कत नहीं। सर ने यहाँ सारा इलाज निःशुल्क, वो भी प्राकृतिक तरीके से। तो हम तो सैल्यूट करते हैं कि सर बिगड़ मतलब स्वस्थ भाव से बच्चों में ठीक कर रहे हो। इंडिया के बड़े सारे बच्चों को मतलब घर बैठे सबके घर में धूप फ्री में, ग्राउंडिंग फ्री में, सब चीज 0 वोल्ट थेरेपी फ्री में, डीआईबी डाइट बिल्कुल घर का खाना, साफ सुथरा खाना, फल फ्रूट, वो सब चीजें। तो अगर सर से हमारे से पहले 20 साल पहले मिले होते तो हम तो समझ लो आप 40 साल उसमें बचा लिए होते, और बच्चा हमारा आज तक बिल्कुल फिट हो गया होता। तो सर हम तो बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणता कृष्णाय, गोविंदाय नमो नमः। कोई रील बनाते हैं, तो भी रखते हैं, और अब तो मंदिर में भी गई है आपके सामने है। लेकिन तो ये जो रबर ट्यूब है, ये स्टेथोस्कोप है, इसकी कहानी थोड़ी समझनी पड़ेगी, बिकॉज मॉडर्न मेडिसिन का सबसे पहला डायग्नोस्टिक टूल यही है, जो तब से लेकर अभी तक अनक्वेश्चनेबली एक्सेप्टेड है। एक पेशेंट जब एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर स्टेथोस्कोप दवाई दिए या जो भी इलाज कर रहे हैं या करेंगे वो ठीक है, ये मान ही लिया है ना। और जब तक डॉक्टर को स्टेथोस्कोप लगा के इस तरह से जांच नहीं करता है, तब तक पेशेंट को सेटिस्फैक्शन नहीं होता, बिकॉज पेशेंट का पूरा फेथ उस स्टेथोस्कोप पे है। पिछले 210 साल में जब ये स्टेथोस्कोप इन्वेंट हुआ था, तब से लेकर अभी तक कभी किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि इस स्टेथोस्कोप की एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी है भी कि नहीं। लेकिन आप सब तो एक्सपर्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, अपने क्लिनिक चलाते हैं, तो यहाँ पे इस मुद्दे को उठाना जरूरी है, जिसको बेसिस बनाते हैं, विच इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डायग्नोसिस, जो कि हर तरह की अधिकतर तरह की बीमारी में पहला लाइन ऑफ डायग्नोसिस इस स्टेथोस्कोप से शुरू होता है। उस पर कितना फेथ किया जा सके, इसकी एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, किसी भी डायग्नोस्टिक टूल की एक्यूरेसी कितनी है जानना जरूरी है, कि वो डायग्नोस्टिक टूल तभी कराएगा जब वो एक्यूरेट होगा, तो 70 एक्यूरेट होगा। कई बार वो थोड़ा बहुत इनएक्यूरेट भी हो सकता है, लेकिन चलो काफी हद तक ये सही जवाब दे दे, काफी हद तक वो सही पड़ताल कर ले, तो उसको एज ए डायग्नोस्टिक टूल का दर्जा दिया जाता है। तो ये एक्यूरेसी कैसे पता करते हैं, ये हम समझते हैं। मान लीजिए एक कमरा है और इस कमरे में 100 प्रेग्नेंट वुमेन हैं, 100 प्रेग्नेंट महिलाएं एक कमरे में हैं, और आपको डायग्नोसिस करना है कि इनके बच्चे जो होंगे वो लड़का होगी कि लड़की होगी, है ना, ये डायग्नोस करना है आपको। और आपके पास डायग्नोस्टिक टूल है ये कॉइन, तो आप एक एक को बुलाते हैं और कॉइन टॉस करते हैं, मनी मन सोचते हैं हेड आएगा तो लड़का होगा, हेड और टेल आएगी तो लड़की होगी।
और अकॉर्डिंगली डायग्नोसिस करते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मीना देवी जी। पॉइंट ऑफ स्केल का तो तेल आ गया, आपकी लड़की होगी, वो लिख के चले जाते हैं 100 के 100, राइट। अब आप बताइए क्या चांसेस हैं, कितने प्रतिशत ऑन एवरेज चांसेस हैं कि आपने जो बताया वो सही निकलेगा? 50% सही निकलेगा ना, है ना? यानी कि उन 100 में से 50 लोग या वही महिला आएंगी, डॉक्टर साहब आपका डायग्नोसिस सही था, मेरी तो बेटी हुई है, मेरा तो बेटा हुआ है ना? डायग्नोस्टिक टूल या कोई भी इंस्ट्रूमेंट डायग्नोस्टिक टूल की तरह तभी माना जा सकता है जब उसकी एक्यूरेसी कम से कम पॉइंट ऑफ से ज्यादा हो, है ना? तो इसी टेस्ट को बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द डायग्नोस्टिक टूल। ये जो एक्यूरेसी है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ की सेंसिटिविटी कितनी हुई? 50%। यानी कि 100 लोगों को डायग्नोस करेंगे तो 50 का तो आंसर करेक्ट दे ही देगा, 50 का गलत भी दे सकता है ना? तो द सेंसिटिविटी मेडिकल टर्म में ऑफ द कॉइन एज ए डायग्नोस्टिक टूल इज 50%। अब कोई नया डायग्नोस्टिक टूल आता है किसी एक डायग्नोसिस के लिए, तो और एग्जिस्टिंग। नमस्कार, ये डॉक्टर मनीषा सरकार है। इनको 2019 में कैंसर ऑपरेशन किया गया था गले में। दिखाइए, ये पूरा गला काटा गया, ये देखिए ऐसे पूरा यहाँ तक काटे ये पूरा। तो फिर 2 साल बाद इनको दोबारा वो ग्रोथ आना शुरू हुई। नोट्स थे, 7 नोट्स थे, गांठ थे। तो डॉक्टर के पास फिर गए, तो डॉक्टर ने बोले कि दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बच्चे पहले से डरे हुए थे और भी डर गए, तो बोले मुझे ऑपरेशन नहीं करना, और पैसे का भी प्रॉब्लम था। उन्होंने पहले घर का जमीन बेच के ऑपरेशन करा थे, फिर दोबारा बोले नहीं कराना। तो फिर 2025 में मेरे पास आए और मैंने उनको DRC सरकार DIB डाइट और जो ये टाइम एज मेडिसिन, उसके बाद फूड एज मेडिसिन, ये सब दिया, लोअर लाइन हॉट वाटर, उसके बाद जो भी उनका प्रोटोकॉल है इससे, उसके बाद लीस्ट रेडिट कराया और ये धीरे धीरे 6 महीने में ठीक हो रहा है, ठीक हो गया। तो थैंक यू डॉक्टर BR सिंह, थैंक यू। और ये एलोपैथी डॉक्टर भी जानते हैं कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। आप सर के बारे में तो बहुत कुछ बोलते हैं दूर से, लेकिन वो जानते हैं कि हमारे धोती खाने वाला इंसान ही है। तो जैसे काम कर रहे हैं, हम लकी है कि हम उनके युग में, उनके पीरियड में हमारा जन्म ही है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, लोगों को मदद करने को मिला, ये हम लकी समझते हैं। उसी बाजी बोलिए। क्रांतिकारी गीत, just one paragraph I would like to present to all of you. बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे इनकलाब, ये गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नहीं। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत की यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, तू जिंदा है। एंड सर, आपके नॉलेज, आपके गाइडेंस से आई एम वेरी श्योर हम सब स्वर्ग को जमीन पर जरूर उतार पाएंगे। और तब वो ठीक हुए। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ठीक बेटा, कि पहले वो ठीक हुए और फिर वो आए स्पेशली ऑफिस में और फिर बोला कि मैं ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक हो गई, हार्ट की बीमारी ठीक हो गई। तो मैंने कहा सर फिर आप तो ठीक हो गए? कहा मैं बस मिलने आया, जो बताने आया। तो मैंने कहा कि अगर आपकी ये बात लोगों तक पहुँचेगी, आप तो बड़े मिनिस्टर रहे हैं, तो उनके अंदर भी मोटिवेशन आएगा और उनके अंदर भी फेथ आएगा, ये काम करता है। तो उन्होंने जो ऑफर किया वो अनबिलीवेबल था मेरे लिए, और उन्होंने जो ऑफर किया वो आपके लिए अनबिलीवेबल होगा। मैं बात कर रहा हूँ श्री हरीश चंद्र भाटी जी की। सर एक्स मिनिस्टर रहे हैं, BJP के बड़े लीडर हैं। तो इन्होंने ऑफर किया कि मेरा वीडियो बनाओ और मेरा पर्सनल नंबर वीडियो में डाल दो कि जिसको भी थोड़ा भी लगो वो मुझसे बात करो। तो वीडियो बनाया, थैंक यू सर। वीडियो बनाया हमने और बनाने के बाद मैं हिचकिचा रहा था, सर का नंबर मैं कैसे डालूं। फिर दोबारा से मैंने फ़ोन किया कि सर वीडियो तो बन गया, नंबर आपका डालूं या आपका PA का कोई दे दीजिए। इन्होंने बोला नहीं मेरा ही डालो। तो फिर मैंने कहा मनी तो खुशी होकर डाल दिया, राइट। और सर वो नंबर एक बार फिर आप बता सकते हैं इस पेज पे? आइए सर, यहाँ से सर यहाँ। तो ये हमारे लिए बड़ी बात है, इतनी बड़ी शख्सियत जब लोग सर के मुँह से सुनेंगे और वो नंबर भी अगर शेयर कर रहे हैं अपनी कि चाहते हैं कि ये मुहिम आगे बढ़े। सर आपका एक्सपीरियंस और थोड़ा। आज नई दुनिया में जिसको हम बीमारी कहते हैं, पैथी कहते हैं, एलोपैथी है, हमारी आयुर्वेद की पैथी है, दूसरी पैथियाँ हैं। हिंदुस्तान क्योंकि गुलाम रहा है और अंग्रेजी का हमारे चहन पर भी असर है, उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है, ऐसा जीवन का मेरा अनुभव है। आज से 10 महीने पहले मैंने डॉक्टर विश्व स्वरूप को फॉलो किया था
और इनसे मैं मिला हूँ केवल 2 महीने पहले। शहर की लाइफ में एनसीआर में साधनों की वजह से सबको शुगर है, लगभग सबको बीपी है, उसी के साथ हार्ट है और बाकी और ऑर्गन्स को भी इफेक्ट की बीमारियां करती रहती हैं। कोरोना ने हमको एक अवसर दिया था जीवन को जीने का, लेकिन हमने उसको इग्नोर कर दिया। जैसे हम सगे संबंधियों को शमशान में जला के आ जाते हैं, उस वक्त बड़ी हमें आध्यात्मिक बातें समझ में आती हैं, बाद में फिर हमको भूल जाते हैं। मैं एक मुद्दी पॉइंट आपसे बात करना चाह रहा था कि शरीर की 30 साल से शुगर, ये आपने हिंदुस्तान में कम सुना होगा, किसी के एलोपैथ का तो सवाल ही नहीं है, और भी पैथियों में कि शुगर रिवर्स हो सकती है। 1992 में मैं एडवोकेट था गाजियाबाद, और उसी पर शुगर मुझे डिटेक्ट हो गई थी, उसके साथ बीपी और उसके साथ फिर नोएडा में जब मैं आया तो उसमें मुझे फिर हार्ट भी हो गया। और डॉक्टर त्रहन जो हिंदुस्तान का बड़ा डॉक्टर है, उसने मुझे हार्ट चेंज करने के लिए एडवाइस किया था। लेकिन एक दूसरे डॉक्टर अशोक सेठ जो राष्ट्रपति अवॉर्डेड हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास दवाइयाँ भी हैं, कुछ स्टैंड हैं, हम आपको उस पर रखेंगे। आपके सामने 30 साल से मैं एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में खड़ा हुआ हूँ। अभी 1 महीने पहले मैंने अपने दोनों घुटने चेंज कराए साकेत में डॉक्टर सुजॉय भट्टाचार्य से, और बीच में मुझे सोडियम कम हो गया, बीपी कम हो गया, ज़्यादा हो गया और शुगर, और मैं आईसीयू में मेदांता नोएडा में चला गया। 2 रात 2 दिन तक मैं उसमें रहा। 300 टेस्ट और 300 दवाइयाँ गोलियाँ मेरे पेट में डॉक्टर ने डाल दी। तीसरे दिन मुझे जागरण हुआ सुबह 4 बजे कि आईसीयू में रहने का मतलब है मेरा आगे मौत के मुंह में जाना। और मुझे जब एहसास हुआ तो मैंने अपनी पत्नी, बेटी और बेटे को फ़ोन किया कि आप एक कागज लाइए, मैं डेथ वारंट पर दस्तखत करता हूँ कि आईसीयू में फर्दर रहने से मेरी मौत हो जाएगी। क्योंकि मैंने उन 2 दिन में देख लिया था कि बॉडी का जो शुगर है, बीपी है और सोडियम है, ये किस लेवल तक जा रहे हैं और किससे नीचे आ रहे हैं। बॉडी ने दवाइयों को ग्रहण करना बंद कर दिया था। मैंने डॉक्टर सीनियर जो एचओडी थे मिस्टर वैष्णव, उनकी टीम को भी कहा कि डॉक्टर साहब को बताइए मुझे बाहर जाना है इससे। वो इजाज़त दे रहे थे डॉक्टर। मेरे बड़े बेटे जो अफसर थे नोएडा घाटी नासिर भट्टी, जिनका एक बड़ा नाम है एनसीआर में, उनकी डेथ हो गई थी डेंगू में 3 दिन के अंदर। उनके जाने के बाद में फिर मैंने अपने जीवन को स्वाध्याय में भगवान की कृपा में और इस सामाजिक काम में लगाया। मैं आईसीयू से बाहर आया, मैं स्वस्थ होने लगा। और जब मैंने शुगर की बात आपसे की तो कट शॉर्ट में बात यह है कि मैंने 10 महीने पहले, 6 महीने पहले जो डीपे डाइट है डॉक्टर स्वरूप की, उसको मैंने शुरू किया। 14 घंटे पेट को खाली रखना शुरू किया। आश्चर्य है, वैज्ञानिक चीज़ें दोनों हैं जो आपको बता रहा हूँ। वो शुगर जो 200 से 300 रहती थी, और सीनियर डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप इंसुलिन कराइए। वो इंसुलिन खत्म हुई, दवाइयाँ नॉर्मल चलती रही, लेकिन शुगर 100 से कम आ गई। 60, 70, 80 तक मैंने उसको करा। ये डॉक्टर विश्व के लिए जोरदार तालियां बजाइए। कुछ लोग आते हैं लीक पे चलने के लिए। तो हमारे गांव में कहावत है, लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। ये 3 न्यारे चले, सिंह, शायर और सपूत। तो ये भारत का सपूत हमारे सामने है। हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत पहले 40 साल पहले मुझे एक बार भूतपूर्व मौर्य मेंबर पार्लियामेंट थे गाजियाबाद में, उन्होंने हमारे रिलेशन थे बहुत क्लोज पॉलिटिशियन बड़े रामचंद्र विकल, उनके जन्मदिन पे कहा था कि रामचंद्र विकल आदमी नहीं है। तो हमारी सांसें थम गई। दोबारा कहा कि ये संस्था है, तो विश्वरूप एक संस्था है कि भारत के लिए समर्पित है। इस ऑडियंस को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने यहाँ इंटरेस्ट लिया यहाँ आने का। मैंने मेरा नंबर एक बार आप चाहे लिख लें, 9350860935 935 ऐसे करके नंबर है। और एक वीडियो उसमें भी डली हुई है डॉक्टर विश्वरूप के साथ में, आप उस पर जा सकते हैं। 24 घंटे में उपलब्ध हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, एलोपैथ से किसी भी बीमारी का अंतिम रूप से इलाज नहीं हो सकता। इलाज में जाना है तो भारतीय जो पद्धति है उन्हीं में जाना पड़ेगा। वो है हमारा आयुर्वेद, और वो विश्वरूप ने जो ज्योति जलाई है देश में दुनिया में, हम इनके बहुत कृतज्ञ हैं। थैंकफुल एंड एडवाइस। मेरी सबके लिए शुभकामनाएं हैं। मेरा स्टेटस ये है कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का मिनिस्टर रहा हूँ। अभी जिस नेशनल बॉडी में बीजेपी में माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, योगी जी आदि हैं, उस नेशनल काउंसिल का भी मैं मेंबर हूँ। आप सबको नमस्कार, आपके चरणों में। इससे सिर्फ भरोसा लगता है, आप सबको भरोसा करना चाहिए। लेकिन आप ऐसा अधिकतर क्लिनिशियन के पास जो आप क्वेरी करते हैं कि सर पेशेंट आते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन भरोसा नहीं करता। तो भरोसे को बढ़ाने के लिए सर जैसे महान इंसान की जरूरत पड़ेगी। और आज हमारे बोलने के आ गए, ये हमारी बड़ी बात है। तो अब समय आ गया है कि हम वो जो मॉडर्न चाचा है जिनकी हम बात कर रहे थे, जो पिछले 200 सालों से इस तरह से उनका बोझ गले में लगा के घूम रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनका बोझ हटा कर दें। एट द सेम टाइम उनकी आदत है, क्योंकि वो कई लोगों के दिमाग में बैठ कर देखने में अच्छा लगता है, सर को लटाना, वो भी रहे और बोझ भी लगा हुआ है। आपको समझना होगा सर का जो वेट है 200 ग्राम्स, और 200-250 ग्राम का अगर बोझ सर गले में दिन भर रहता है तो उससे नेक पेन या जैसे बोलते हैं एक बीमारी, स्टेथोस्कोप नेक सिंड्रोम,
करीब 60 to 70% डॉक्टर को अल्सर हो ही जाती है, डॉक्टर रखा भी होता है। तो मुझे तो उनकी बहुत कंसर्न है कि इसको तो है ही नहीं, तो क्या किया जाए। तो उन कंसर्न को पूरा करने के लिए, ताकि उनका शौक भी पूरा होता है और ये बोझ से भी मैं मुक्त कर पाऊँ, उसके लिए मैंने एक टी शर्ट डिज़ाइन किया है और यानी कि परमानेंट हो गया है ना, यूज़ तो है नहीं। और सिर्फ अगर आपको उसका 24 की तरह रखना है तो ये टी शर्ट 500 रुपये में मिल जाएगा हमारी वेबसाइट में। ज़्यादा खर्चे करेंगे तो थोड़ा पैसा 200 रुपये कर देंगे। तो है नाउ टाइम फॉर द बुक रिलीज, और हमारी बुक प्लीज, हमारी बुक का रिलीज का समय हो गया और बुक रिलीज के लिए हमारी जन्म दिया, दिन भर बंदरों के जैसे उछलता कूदता रहता है, ये कैसे वंश चलाएगा? मेरा तो भाग्य ही खराब हो गया। ये प्रिंसिपल का फोन है। हेलो, हाँ जी सर। जोर से। जोर से। ये आपका बच्चा कैसा है? बिल्कुल क्लास में एक तरफ बैठता ही नहीं है, खुद भी नहीं पढ़ता, दूसरे बच्चों को भी नहीं पढ़ने देता। मुझे तो ये बच्चा नॉर्मल नहीं लगता, ये अब नॉर्मल चाइल्ड है। आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए इसके लिए, हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे अपने स्कूल में। ठीक है सर, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। जोर से। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को अब नॉर्मल बोल के स्कूल से निकाल देंगे। आप जरा देखिए इसे क्या प्रॉब्लम है। बच्चा देखने में तो मुझे ऑटिज्म और ADHD का लगता है। इसके लिए आपको कुछ थेरेपी और कुछ मेडिसिन मैं आपको देती हूँ, तो आपको उसको देना पड़ेगा। और इसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और स्पीच थेरेपी आपको करानी पड़ेगी। और आप ये उम्मीद नहीं करिएगा कि बच्चा 100% ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये लंबे समय तक चलेगा। मेडिसिन के डोज बढ़ते रहेंगे, कितना आराम लगेगा कोई गारंटी नहीं है। और खर्चा कितना आएगा सर? खर्चा मेडिसिन का लगभग 20 से 25 हज़ार, और जो थेरेपी होगी वो लगभग साल भर की आपको 1 से 1.5 लाख रुपए तक जाएगी। कोई बात नहीं, मैं आज से इसकी थेरेपी और मेडिसिन स्टार्ट कर दूँ। ठीक है। तो डॉक्टर DRC सर का कैर प्रोटोकॉल में दिख रहा है, इसमें तो ऑटिज्म एंड ADHD 100% क्योर करने का दावा कर रहा है। एक बार मैं नमिता मैम से कांटेक्ट करती हूँ। हेलो मैम, मेरे बच्चे को ऑटिज्म एंड ADHD है, तो उसके क्योर करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, प्लीज़ बता दीजिए। हाँ, आप उसको नेम थेरेपी प्रोटोकॉल में जो बताया गया है वो फॉलो करिए। जो आज से 1 साल पहले जिसे ADHD ऑटिज्म का बच्चा बोलते थे, वो बच्चा यहाँ पे सामने है। ये पेंटिंग बनाई है एंड नाउ शी इज 100% क्योर कि आज से 1000 साल पहले इंडिया के कुछ हमारे जो रीति रिवाज है, सेम रीति रिवाज वियतनाम में भी फॉलो किया जाता था, जिसे बोलते हैं वियतनाम में इसे बोला जाता है चैन सिविलाइजेशन। जो आज भी वियतनाम अगर जाएंगे तो वहाँ शिव जी की मंदिर है और वहाँ पे वही सारे मंदिर, वही सारा कुछ दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा कि वियतनाम का एक भाग भारत का ही हिस्सा है। तो वो जो सिविलाइजेशन जो हजारों साल पहले की हमारी जो कॉमननेस है, एक कॉमन हेरिटेज जो हम भूल चुके हैं, इंडो वियतनाम हेरिटेज, उस भूले हुए हेरिटेज को दोबारा से सामने जाने का काम कर रहे हैं प्रोफेसर चू बॉम्बे। तो इसके लिए एक जोरदार तारीफ। और हमारे with all the Vietnamese delegates can take the seat except Professor Chu Bop. He will on the stage for a reason. Rest you can just take the stage. Excellence Award, और ये खास तौर पे हमने डिजाइन किया इसको अनवेल करने के लिए। प्रोफेसर Chu Bop, please unveil this trophy. ये जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया की पहली स्टेथोस्कोप है। आज से 210 साल पहले जो पहली स्टेथोस्कोप बनी थी वो ऐसी बनी थी, और ये काम करता है, वर्किंग मॉडल है। एक मॉडल मैंने लंदन से मंगाया था, उसी का इटली का है ये। और इसको खोल के चाहे तो स्टेथोस्कोप कैसे यूज़ करना मैं आपको दिखाया था, जो खुला हुआ है। तो ये हमारा एक्सीलेंस अवार्ड है, और ये पहला अवार्ड अविनाश जी के हाथों से प्रोफेसर चू बॉप को मिलता है। और इसके बाद हमारे थैंक यू सो मच सर। ये ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। तो इसको अगर मुझे आपकी दिल की धड़कन सुननी है तो ऐसे करके लगा के, जो पहले सुना जाता था, ऐसे लगा लिया और एक हाथ इस होल में करके, और ये कान और ये ऐसे लगाएंगे, इनकी दिल की बड़ा आराम से सुनाई पड़ता है दिल की धड़कन। या फिर अगर मेरा पोजीशन कुछ ऐसा है, पेशेंट लेटा हुआ है, या तो फिर मैं अगर इसको ऐसे लगा लूँगा तो ऐसे करके, ये ऐसे लगा के भी हमें सुनेंगे तो दिल की धड़कन, ये कान को पूरी तरह से लगाना पड़ेगा ऐसे करके, तो ये सुनाई देगा। तो ये वर्किंग मॉडल है, और ये
हमने उसका रेप्लिका एज ए ऑनर टू द स्टेथोस्कोप को ऑनर तो हम करते हैं, लेकिन हम रिकमेंड ये करते हैं इसको यूज़ नहीं करना। तो अभी इस साल पहली बार आप इसे जो क्लिनिशियंस हैं पूरे देश भर में आपने देखा कर रही है। अभी 17 तारीख को हमने खत्म किया मुजफ्फरनगर म्यूनिसिपल काउंसिल कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट के अंदर आता है, उन्होंने एक ऑटिज्म फ्री मुजफ्फरनगर कार्यक्रम किया था जिसमें 40 दिन इस तरह के बच्चों को केयर प्रोटोकॉल में रखा। डॉक्टर नमिता इस प्रोजेक्ट को हेड कर रही थी और उसके बाद 40 दिन बाद गवर्नमेंट के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं मुजफ्फरनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वो सारे उन बच्चों से मिलने आए जिन बच्चों के सेरेब्रल पाल्सी, देखिए 3-4 बीमारियों के नाम है जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ADHD मतलब कि बंदर का आत्मा इंसान की बॉडी, ऑटिज्म मतलब 10 साल का बच्चा, ब्रेन 2 साल का। एक तीसरा है सेरेब्रल पाल्सी का मतलब कि ब्रेन बिल्कुल सही लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही। अब मैं हाथ उठाना चाहता हूँ लेकिन मेरा बॉडी सिग्नल नहीं पहुंच रहा तो मेरा हाथ ऐसे ही रहेगा। मैं बोलना चाहता हूँ, सिग्नल नहीं पास हो रहा तो मेरा मुंह नहीं खुलेगा। सिर्फ ब्रेन जानता है लेकिन ब्रेन वो काम बॉडी से नहीं करा पा रहा है, तो इसे कहते हैं सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी में जो बच्चे होते हैं वो ऐसे नहीं बैठ सकते, उनको ऐसे चेयर से बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो गिर जाएंगे। क्योंकि उनका ब्रेन तो अच्छा है, उनका पढ़ने बड़े अच्छे हैं वो, तो वो ऐसे बैठेंगे, खाना भी मुंह के अंदर डालना पड़ेगा क्योंकि मुंह तो चलेगा ही नहीं। तो दैट इज कॉल्ड सेरेब्रल पाल्सी। वो पार्शियल होता है, कंप्लीट होता है। तो ये 3-4 तरह के बच्चों को हमने लिया, उनको कैंप प्रोटोकॉल में 40 दिन के लिए रखा और 40 दिन बाद 17 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा चेयर हटा देंगे तो थोड़ा सा आप 1 मिनट का है, चीफ मेडिकल ऑफिसर मुजफ्फरनगर का, उनका वक्तव्य क्या था यहाँ पे आप देख लीजिए ऑडियो। हाँ देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये तो बुरे हैं। जो पहला जिन्होंने निकाला था ये इन्वेंटर, उनका इंटेंशन सही था कि अगर जिनकी बैकग्राउंड सुन पाते हैं तो क्या पता बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये उस जमाने की बात है 200 साल पहले, जब अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ह्यूमन बॉडी बहुत मामूली थी। लेकिन आज के टाइम पे अल्ट्रासाउंड और बाकी और चीज़ें आ गई हैं और तब हमें धीरे धीरे पता चल रहा है कि आपका ये जो स्टेथोस्कोप से जो सुनाई देता है वो कितना सच है कितना झूठ है। ठीक है ना, तो ये सिंबल बन गया है ह्यूमैनिटी के लिए, ये वाला स्टेथोस्कोप जो गले में लगाते हैं, और इसको भूल चुके हैं, इसके इंटेंशन को भूल चुके हैं। ठीक है ना, तो हम इससे इसकी शुरुआत वाली जर्नी भी याद दिलाना चाहते हैं। हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं जिस तरह से बाहर एक आवाज़ की दुनिया है, हमारी बॉडी के अंदर भी एक आवाज़ की दुनिया है। राइट, एटलीस्ट स्टेथोस्कोप ने ये आपको बताया कि बॉडी के अंदर से आवाज़ें आती हैं। कोई चीज़ जो इंसान के जहन में बैठी हुई है, ठीक है ना, तो हमने सिर्फ इतना बताया कि स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल डायग्नोसिस के लिए मत कीजिए, लेकिन साथ में उसका एज ए गहना अगर डॉक्टर यूज़ करना चाहे पहनने के लिए तो उसमें बुराई भी कुछ नहीं है। जिस तरह से आप गहने पहनते हैं उसका क्या यूज़ है, कान में बाली पहनते हैं क्या यूज़ है। जब मैंने ये कपड़ा पहना नीले कलर का तो मुझे अच्छा लग रहा है, और क्या बोलेंगे, वो तो किसी भी कपड़े से आप अपने आप को ढक सकते हैं। ठीक है ना, तो जस्ट अ सिंबल कि इंसान ने कोशिश की और कोशिश करके अंदर की धड़कनें सुनने की कोशिश की और सुन पाए, और अंदर की दुनिया से, आवाज़ की दुनिया से हर एक को जोड़ा। ये अपने आप में बड़ी बात है। और एक और बात है स्टेथोस्कोप की, आज कमियां तो मैंने आपको बताई, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे जो बोल नहीं सकते, मान लो 2 साल तक के बच्चे, उनका स्किन बहुत ही पतला होता है, तो उनके केस में स्टेथोस्कोप का जो सेंसिटिविटी है वो करीब 90% है। तो ऐसा नहीं कि स्टेथोस्कोप बिल्कुल यूज नहीं करना है। छोटे बच्चे जो बोल नहीं सकते, सिम्टम नहीं बता सकते, पहली बात, प्लस दूसरी बात, उनका जो स्किन है दैट इज टू थिन, तो उनकी जो आवाज आती है दैट इज मोर क्लियर एंड दैट इज मोर कंक्लूसिव इन कंपैरिजन टू, जैसे बड़े होते हैं तो हमारा ऑर्गन जो हार्ट है वो कहीं इधर उधर भी खिसक जाता है। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, हमारा जो लीवर बड़ा हो जाएगा तो वो डिस्टेंस जो है कई बार 10 सेंटीमीटर में इधर से उधर होगा, हो सकता है, हो जाता है। 1 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक हमारे ऑर्गन डिस्प्लेस हो जाते हैं। लेकिन एक डॉक्टर तो यही सोचेगा इसका हार्ट तो यहीं पे होगा, यही सोच के वो उस हार्ट को कंसीव करेगा, लेकिन वो थोड़ा सरक गया, लीवर थोड़ा सरक गया, पेट अपनी जगह पे नहीं है, तो जो सुनाई देगा वो पेट की आवाज़ नहीं है, वो लीवर की आवाज़ है जो एक्सटेंड हो चुकी है। लेकिन छोटे बच्चे के केस में ये सारी चीज़ें नहीं है, इसलिए छोटे बच्चे के केस में इट इज स्टिल यूजफुल। ऊपर से छोटा बच्चा कुछ बता भी नहीं सकता मुझे कैसा फील हो रहा है, तो वहाँ पे उसको ये जो किताब मैंने आज रिलीज की, इस किताब में एक चैप्टर यही आ रहा है, राइट, 1 चैप्टर डेडिकेटेड टू दिस कि कहाँ पे इसका यूज फिर भी है और कहाँ पे नहीं है। हमारा तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बड़ा छोटा सा है, इसलिए एक पार्ट उसका लिया, लेकिन एक पार्ट अभी मैंने कवर कर लिया। तो सर क्या कहना है, रबर ट्यूब अब छोड़ दी है,
देखिए एज एडल्ट तो इसका यूज नहीं है, वो तो आपको मैंने एग्जांपल थोड़ा बहुत दिए, बाकी आज जो किताब रिलीज की वो किताब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ एक लिवर ट्यूब ही है, तभी तो आप देखिए ना भगवान का भी इलाज कर रहे हैं, है ना, तो वैसे ही है। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि इसके लिए सबूत मैंने आपको पेश किया, इसके विपरीत सबूत किसी के पास है तो वो कोई पेश करेगा तो मैं तो चैलेंज लेने को तैयार हूँ। आपसे सबूत मांग रहे हैं कि भाई वायरस होता है, पहली बात तो इसी का सबूत लाओ। ICMR अभी तक कोई सबूत नहीं पेश कर पाई, कोई वायरस होता है इसका सबूत लाओ। कोर्ट ने ऐसा बोला, लेकिन भारत का कोर्ट का ये भी है, तारीख पे तारीख वो भी चल रहा है ना। एक केस अभी चल रहा है, ये AIM जो हमारे मुंबई के हमारे जो एसोसिएट्स हैं, डॉक्टर सुजाता मित्तल, जिन्होंने HPV वैक्सीन पे दिल्ली हाईकोर्ट में केस किया कि HPV वैक्सीन देने से बच्चों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, तो ये चल रहा है। तीसरा आपको मैं दिखाता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया का वो लगा दूँ।